नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोरोना की लहर थमने के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। अब राजधानी में मास्क नहीं लगाने पर ना तो कोई चालान होगा और ना ही कोई जुर्माना किया जाएगा। गुरुवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला लिया गया। हालांकि महामारी एक्ट जारी रहेगा ताकि कोरोना जांच और टीकाकरण जारी रहे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में है। गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ये बैठक दिल्ली में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण के रिव्यू के लिए बुलाई गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। अभी तक मास्क ना पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। इससे पहले 2000 के जुर्माने का प्रावधान था, जिसे पिछली डीडीएमए मीटिंग में कम कर दिया गया था और अब धीरे धीरे दिल्ली से पाबंदियां हटाई जाने लगी हैं। के बाद दिल्ली से तमाम पाबंदियां जो है वो हटाई जाने लगी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें अब यह फैसला लिया गया कि मास्क नहीं लगाने पर भी अब कोई जुर्माना नहीं होगा। इसी के साथ दिल्ली मेट्रो में भी अब किसी तरीके का जुर्माना नहीं लगेगा। ये डीडीएमए की बैठक में साफ हो गया है। आपको बता दें कि अभी तक 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना को लेकर, कोरोना क्योंकि अब कंट्रोल में है, इसलिए पाबंदियां खत्म की जा रही है, ढील लगातार दी जा रही है और लगभग पाबंदियां खत्म कर दी गई है और अब लोगों को दिल्ली में मास्क से भी राहत मिली है। आपको बता दें कि आज से ही ये नियम लागू होंगे, जिसमें दिल्ली में अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार मास्क पहनते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मास्क नहीं पहना जाता तो अब दिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। राजधानी में डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें ये अहम फैसला लिया गया। इसी के साथ अब दिल्ली मेट्रो में भी किसी तरीके का जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली मेट्रो में भी मास्क को लेकर अभी तक चालाना कार्रवाई थी, 500 रुपए का चालान किया जाता था, लेकिन अब इस पर किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं होगी। ये डीडीएमए की बैठक में साफ हुआ। बता दें कि लंबे समय बाद कोरोना की जो लहर है वो अब थमने लगी है, जिसको लेकर तमाम सरकारें अब पूरे तरीके से सजग हो गई है और जनता को राहत देने में जुट गई है। इसी बीच अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी ये फैसला लिया और जनता को राहत देने वाला ये फैसला, जिसमें अब मास्क नहीं पहनने पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से तमाम पाबंदी आप हटाने लगी है और जनता को ढील दी जाने लगी है, क्या कुछ इसमें अहम जानकारी? कहीं न कहीं जनता को राहत देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े थे वो बिल्कुल घट चुके हैं और यहाँ तक कि कह सकते हैं क्या लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया थी वो भी बढ़ाई जा चुकी है और हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है तमाम राज्यों के अंदर कि जो मास्क लगाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी राहत दी जाए, क्योंकि पहले मास्क लगाने के ना लगाने को लेकर 2000 रुपए का जुर्माना था, वो बाद में घटा के 500 रुपए कर दिया गया। मगर अब दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक की गई थी, जिसके अंदर अध्यक्ष जो कि उपराज्यपाल अनिल बैनर्जी ने की
की थी और अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो मास्क लगाने की प्रक्रिया था उसके अंदर भी अब दिल्ली को राहत मिलती नजर आ रही है, यानी कि मास्क अब नहीं लगाना होगा और उसके लिए कोई भी जुर्माना नहीं होगा। जी मास्क नहीं लगाने पर अब कोई जुर्माना नहीं होगा और इसकी जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी। इसी के साथ उपराज्यपाल ने और कौन कौन सी पाबंदियां हैं जिस पर ढील दे दी है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एंटी बैनर्जी की, जिस तरीके से कल उन्होंने बैठक की थी, लगभग 35वीं बैठक थी और ये लगातार हर तरीके से ये कोशिश की जा रही थी कि लोगों को राहत दी जाए और यहाँ तक कि जो लगातार आगे करते हैं, जो मार्केटों के अंदर ऑड इवन था वो हटा दिया गया, नाइट कर्फ्यू जो था वो हटा दिया गया, वीकेंड कर्फ्यू था वो हटा दिया गया। मगर जिस तरीके से मास्क लगाने की जो प्रक्रिया थी, ये कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है और मास्क लगाना है, तो वो मास्क लगाने को लेकर भी अब जो दिक्कतें थी जनता की वो दूर कर दी गई है, यानी कि अब मास्क नहीं लगा सकते आप लोग, मार्केट में जा सकते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, तो उसके लिए जो जुर्माना था अब वो भी नहीं लगेगा, यानी कि 500 रुपये का जो जुर्माना था वो भी हटा दिया गया है। अब मार्केटों में सिर्फ अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग ही बनाना होगा ताकि दूरी बनी रहे, वायरस का जो खतरा वो कम से कम हो सके। मगर दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करें, चाहे नॉर्थ दिल्ली की बात करें, वेस्टर्न दिल्ली की बात करें या फिर ईस्ट दिल्ली की बात करें, सभी जगहों पर वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसमें भी रफ्तार देखने को मिली है और लगभग कह सकते हैं 90% के करीब लोगों, दिल्ली की जनता को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। जी ठीक है, 90% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज भी लग चुकी है और अब पाबंदी में भी ढील दी जाने लगी है क्योंकि कोरोना जो है वो अब कंट्रोल में होने लगा है। इसको लेकर दिल्ली वासी किस तरीके से अब इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार, दिल्ली के फैसले की, तो दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं इस फैसले को काफी सराहनीय बताया गया है और लगभग कह सकते हैं मास्क जो है वो पहले भी हटा दिया गया था। काफी मार्केटों के अंदर जरूर जुर्माना किया जा रहा था जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, मगर अब मार्केटों के अंदर भी जिस तरीके से मास्क लगा हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है और इससे कहीं ना कहीं व्यापारी भी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, जनता भी खुश होती नजर आ रही है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं मास्क लगाने को लेकर काफी दिक्कतें आती थी, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, मगर वो प्रक्रिया भी अब हटा दी गई है, यानी कि जुर्माना भी नहीं होगा और मार्केटों के अंदर आप विदाउट मास्क जा सकते हैं, यानी कि मास्क लगाने की जो प्रक्रिया है वो हटा दी गई है। मगर लोग बाग जो है, जनता जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बना के रखे ताकि वायरस से जो थोड़ा बहुत भी खतरा है वो बिल्कुल हट सके। जी ठीक है, जनता में जिस तरीके से लापरवाही पहले बीच में देखने को मिली थी, क्या अब जनता सतर्क है? क्योंकि अब सरकार ने भी पाबंदियों में ढील दे दी है, तो ढील के साथ साथ यहाँ पर एक लापरवाही जो है वो अगर ना बरती जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे यह बात करें जिस तरीके से लगातार जनता की तरफ से पहले भी लापरवाही देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरी लहर के अंदर और तीसरी लहर के अंदर खतरा बढ़ता हुआ नजर आया था, मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की कि आप लोग मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब जो जुर्माना है यानी कि मास्क ना लगाने को लेकर उसको लिए कहीं ना कहीं वो भी राहत दे दी गई है, यानी कि वो जुर्माना भी खत्म कर दिया गया है। गाड़ियों के अंदर बैठकर पहले फैमिली जा सकती थी तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मास्क हटा दिया गया है। जो सिंगल अपनी गाड़ी के अंदर पर्सनल व्हीकल पे बैठ सकते हैं उनके लिए भी मास्क हटा दिया गया है। तो तमाम जो प्रक्रिया थी, गाइडलाइन थी जो कोरोना की, वो हटा दी गई है। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूर बोला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि आप लोग थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि वायरस का जो थोड़ा बहुत खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो कोरोना के आंकड़े वो लगभग 100 से नीचे हैं, तो कहीं ना कहीं राहत वाली सांस जरूर है और दिल्ली सरकार ने भी काफी बड़ी राहत की सांस ली है कि मास्क हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता को भी फायदा होगा और जो लोग सांस लेने की जिन लोगों को दिक्कतें हैं उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं राहत है। जी ठीक है, इसी के साथ दिल्ली मेट्रो में भी कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं उसमें ढील दी गई है और दिल्ली मेट्रो में भी अब किसी तरीके से चालाना कार्रवाई नहीं होगी। मेट्रो में फिलहाल किस तरीके के हाल है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो जो है वो लाइफ लाइन कहलाई जाती है दिल्ली की, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाबंदियां अपनाई जा रही थी, मगर अब उसके अंदर भी आप मास्क नहीं लगा सकते हैं, तो लगातार जो सीटों के हिसाब से या फिर क्या खड़े होके जा सकते हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं मेट्रो की तरफ से भी ढील दी गई है। तो मास्क ना लगाने को लेकर जो दिक्कतें थी वो अब खत्म हो जाएगी और यानी कि दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल ही खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल बैठक की गई थी उसके अंदर तमाम जो गाइडलाइन थी उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप लोग अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि वायरस का खतरा बिल्कुल भी ना हो सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया की, तो पहले 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी, अब 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी शायद आने वाले दिनों के अंदर वैक्सीन जो है वो उन तक भी वो पहुंचाई जाएगी। जी
राजधानी में आंकड़े कोरोना के क्या कहते हैं आज राजीव? देखिए बिल्कुल बात करें कोरोना के आंकड़ों की तो लगभग 113 आंकड़े जो आ चुके हैं, मगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो उसमें 0 बताई जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़े जो है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो आंकड़े थोड़े से बड़े हैं, यानी कि 100 से भी पहले नीचे जा चुके थे, अब थोड़ा से जो 100 से ऊपर आए, यानी कि 113 जो आंकड़े आए हैं वो भी अब घटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वैक्सीन की दोनों डोज लगभग 90% जनता को लग चुकी है। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, तो लगातार कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिलती नजर आ रही है। और जिस तरीके से कोरोना जो है जिस समय यानी घातक बताया जा रहा था, अब वो घातक नहीं है बल्कि अब नॉर्मल होता चला जा रहा है। और वैक्सीन जो है जो कहीं ना कहीं सेफ्टी बताई जा रही थी, अब लगभग कह सकते हैं हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। जी ठीक है, अगर बात करें अगर सड़कों पर निकले राजीव, तो कितने लोग फिलहाल ऐसे हैं जो मास्क लगाते हैं, प्रतिशत क्या कहता है लोगों का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीन की और वैक्सीन की प्रक्रिया की अपनाने की और यहाँ तक कि मास्क की, तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों ने वैक्सीन लगवाई। उसके बाद में जब लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद में मास्क की जो प्रक्रिया थी उसमें जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही थी। कुछ लोग अपनी सेफ्टी के लिए मास्क जरूर लगाते थे, मगर काफी हद तक ऐसे भी लोग थे जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सिर्फ मार्केटों के अंदर ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब वो भी राहत दी गई है, तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल खुश है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मास्क ना लगाने के लिए कोई जुर्माना नहीं होगा, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को राहत है। और हर जगह पर आप बिगर मास्क के भी जा सकते हैं, चाहे वो शादी समारोह हो या फिर कहे मार्केटें हो या फिर कहे आम बाजार हो, सब जगह आप विदाउट मास्क घूम सकते हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कोरोना को पाबंदियों को लेकर छूट दी जा रही है, ये काफ़ी अहम, दिल्ली की जनता भी इसको लेकर काफ़ी राहत महसूस कर रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई अहम फैसले लिए गए हैं। चलिए तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। पंजाब में आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पंजाब सरकार की सिफारिश पर 1 अप्रैल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू होगी। जानकारी मिल रही है कि इस विशेष सत्र में भगवंत मान सरकार पंजाब के अलग अलग मंत्रियों और इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह जब 10 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो मंत्रियों के साथ पंजाब के विभिन्न मुद्दों और अपने ऐलानों पर प्रस्ताव ला सकती है। कहा जा रहा है कि इस विशेष सत्र से केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए चंडीगढ़ में केंद्रीय सर्विस रूल्स के लिए उसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को केंद्रीय सर्विस रूल्स के अंदर ले लिया है। पहले इन पर पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते थे, इसलिए पंजाब की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। अब आम आदमी पार्टी, अकाली दल से लेकर कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल आज 10 बजे विशेष सत्र शुरू होगा। ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया और कौन कौन से अहम मुद्दे आज हो सकते हैं, ये बताएं। तो आज का जो खास सत्र सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर ही बुलाया गया है और उसमें बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि आज सिर्फ एक मुद्दा जिसके लिए ये सेशन बुलाया गया है वो ये अगर हम कहेंगे सदन में आएगा और उसके अलावा किसी भी तरह की प्राइवेट मुद्दे क्वेश्चनिंग या कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से जिस हिसाब से हमें जानकारी मिल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली चंडीगढ़ में जो सेक्टर फेज के लागू हुआ है उसको लेकर ये आज विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें जो सेक्टर फेज के लागू उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव और कोई अगर स्टेप पंजाब सरकार सोच सकती है तो उसको इनिशिएट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली राज्यपाल के लिए एक कंबाइंड मांग पत्र भेजा जाएगा पंजाब के राज्यपाल को कि चंडीगढ़ में सेंट्रल बेस के लागू न किया जाए और पंजाब बेस के जहाँ पे लंबे समय से चल रहा है वो कंटिन्यू भी किया जाए। तो इस चीज को लेकर आपसे जो जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ का मसला आज अगर हम कह सकते हैं कि पंजाब विधानसभा में उठेगा। जी अमित, फिलहाल ये चंडीगढ़ का मसला उठने वाला है। अगर बात करें
इन रूल्स की, तो केंद्र के और पंजाब प्रशासन के रूल्स क्या कहते हैं और किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, ये भी बताएं। देखिए, बात करें तो कई दो मेजर चेंजेस तो सीए तो हम बता सकते हैं। वो है कि एज, कि अगर हम सेंटर पे स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पे रिटायरमेंट एज 60 है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पंजाब पे स्केल की, तो उस पर रिटायरमेंट की एज 58 है। दूसरी बात हम कहते हैं कि अलाउंस में फर्क आ जाता है, कि जिसमें एक खुद अमित शाह बहुत बड़ा एग्जाम्पल देके गए थे कि मैटरनिटी लीव, जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव लेनी होती है तो पंजाब पे स्केल के अंदर उसको 1 साल की मिलती है, तो इस सेंटर पे स्केल के अंदर उसको 2 साल की मैटरनिटी लीव मिलती है। उसके बाद पे स्केल लागू होने की बात आती है। अगर हम बात करें पंजाब में जो पे स्केल लागू अभी नीचे चल रहा है, उनकी छठा पे स्केल अभी तक लागू हुआ पड़ा है। तो ऐसा कहीं ना कहीं पे स्केल टाइम पीरियड का भी फर्क चल रहा है। अभी तक पंजाब का 700 पे स्केल लागू नहीं हुआ है और सेंट्रल का वही पे स्केल लागू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम कह सकते हैं कि मुलाजिम है उनको ज्यादा सैलरी, ज्यादा अच्छी इंक्रीमेंट, ज्यादा अच्छी प्रमोशन वो सेंटर पे स्केल के तहत चल रही है। पर सवाल ये है कि पंजाब में लंबे समय से चंडीगढ़ माफी देगा सेंटर पे स्केल चेंज करवा के मुलाजिम ने पंजाब पे स्केल किया था। कि पहले अगर हम बात करें कि 91 के आसपास अगर हम बात करें कि पहले जहाँ चंडीगढ़ सेंटर पे स्केल लागू था तो मुलाजिमों ने उसके बाद ही पंजाब पे स्केल लगवाया था और तब से पंजाब पे स्केल लगातार चलता आ रहा है। तो ऐसे में इतने नजदीक आते, देखिए बात अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया था कि जब दूसरी सरकारें थी, अगर हम कहें पंजाब में कांग्रेस सरकार थी या फिर अकाली दल की सरकार थी या फिर किसी की भी अलायंस सरकार, तब बात करें कि तब ये कदम क्यों उठाया गया। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है और आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेजर मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आम आदमी पार्टी की हाईलाइट की जा रही है कि उनका इसको डिस्ट्रिक्ट करने के लिए और पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका चंडीगढ़ में इंटरेस्ट लगभग खत्म करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो मुझे लगता होगा कि आज विधानसभा में क्या निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है या फिर कुछ और कदम पंजाब सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से जब सेंटर पे इसके लागू होने की अनाउंसमेंट आई थी तो बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि पंजाब इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा और विरोध करेगा। इससे देख रहा होगा पंजाब सरकार इसका विरोध कैसे कर देगी, ऐसा निंदा प्रस्ताव आता है या फिर कोई बड़ा कदम और भी लिया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ, खास सत्र को बुला लिया गया है। अब ये देख रहा होगा इस सत्र में क्या डिसीजन लिए जाते हैं। अमित, अगर बात करें इस विशेष सत्र की, तो इसमें जिस तरीके से विधायकों की बैठक ये बुलाई गई है, क्या इसमें लगता है कि जिस तरीके से ये जो रूल्स हैं, इनमें सर्विस रूल्स की अगर बात करें तो इस पर पूरे तरीके से तमाम पार्टियां पंजाब की इसको अपोज कर रही है। निंदा प्रस्ताव या तो लाया जा सकता है या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है सरकार के पास, क्योंकि निंदा प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इसको लेकर क्या कोई पंजाब सरकार का फैसला बड़ा हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें कि निंदा प्रस्ताव के अलावा पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के पास जाया जा सकता है, उनसे मांग की जा सकती है कि चंडीगढ़ में सेंट्रल पे स्केल लागू न किया जाए। क्योंकि देखिए पंजाब के राज्यपाल होने के अलावा वो चंडीगढ़ के गवर्नर भी हैं, तो वो भी एक कंसिडर किया जा सकता है। अब ये कंसिडर किया हुआ कि बनवारीलाल पुरोहित जो पंजाब के राज्यपाल है, क्या वो इस डिमांड को कंसिडर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि सभी अगर हम कहें पंजाब के विधायक सब मिलकर एक प्रस्ताव लाते हैं, उन्हें राज्यपाल कह सकते जाते हैं कि चंडीगढ़ में सेंटर पे इसके लागू होने से कोई नुकसान हो सकता है या कोई टैक्स वो सामने रखते हैं, तो उस चीज को हम कह सकते हैं कि राज्यपाल एक्सेप्ट कर सकते हैं। और तब अगर हम कहें कि चंडीगढ़ में सेंटर पे इसके लागू नहीं होगा, पर सवाल यही है कि क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं, क्या आज का मोशन क्या रहने वाला है, क्या सिर्फ एक नया प्रस्ताव रहेगा या फिर कोई मेजर चेंजेस, या फिर हम कहें कि राज्यपाल के यहाँ जाने की भी कोई प्लानिंग है। क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ ये क्लियर होगा कि चंडीगढ़ का अहम मुद्दा आज विधानसभा में उठेगा। अमित, अगर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होते हैं चंडीगढ़ में तो किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे? सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने से दो मेजर चेंजेस इस बार हम कह सकते हैं कि सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की एज 2 साल बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मेजर चीज है। सर अगर हम कहें कच्चे मुलाजिमों के लिए दिक्कत परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके लिए जहाँ पे अगर हम कहें कि चंडीगढ़ में पंजाब पीएसके लागू होने के बाद चंडीगढ़ की एमपी किरण खेर ने एक एक्सेप्शन लाया था चंडीगढ़ के लिए कि चंडीगढ़ में मुलाजिम 38 की एज, जो कच्चे मुलाजिम लंबे समय से काम कर रहे हैं, 38 की एज तक के पक्के किए जा सकते हैं। पर अब उस फैक्ट्री को चेंज कर दिया जाएगा, सेंट्रल पे के लागू होने से वो एज 27 पे आ जाएगी। तो ऐसे में जितने भी कच्चे मुलाजिम इससे ऊपर है उनको पक्का नहीं किया जा सकेगा। ये एक बड़ा
पंजाब में कोई ऐसी पार्टी है जो इन सर्विस रूल्स का चंडीगढ़ में इनको अपोज ना कर रही, क्योंकि तमाम पार्टियां विरोध कर रही है, क्या इसके समर्थन में कोई पार्टी? हाँ देखिए, समर्थन पे अगर इस बात पे कहेंगे बीजेपी, पंजाब बीजेपी तरफ से एक बात कही गई है कि जो सेंटर के लागू किया जा रहा है वो चंडीगढ़ के ही मुलाजमों की डिमांड पे किया जा रहा है। उन्होंने इस चीज में एक बात क्लियर कर दी कि ना हम अपोज करते हैं ना हमने चंडीगढ़ में ये सेंटर बेसिस लागू इसलिए किए गए केंद्र सरकार की तरफ से कि चंडीगढ़ के मुलाजमों ने इसकी मांग की थी, और ये बात बिल्कुल सही थी कि चंडीगढ़ के कुछ मुलाजमों की तरफ से मांग की भी गई थी, तो कई मुलाजिम जगह होते मुलाजिमों की तरफ से मांग थी तो कुछ मुलाजिम इसके विरोध किया, तो दोनों चीज चलती है, दोनों पहलू कंसिडर करने पड़ते हैं। और यहाँ पर सीधे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से मुलाजिम जिन्होंने सेंटर बेसिस की बात उनका ओपिनियन एक्सेप्ट करता है। इन विरोध अगर हम कहें कि पूरे पंजाब में किया जा रहा है, इस बात को कह के किया जा रहा है कि सेंटर बेस के लागू ने चंडीगढ़ में पंजाब की हिस्सेदारी कम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका हर कोई विरोध कर रहा है। पर बीजेपी ये चीज कहती हुई नजर आई, पंजाब बीजेपी, कि चंडीगढ़ में पंजाब का हिस्सेदारी तो बिल्कुल खत्म हो रही, बाकायदा जो बेस की रिजर्व है उसमें बर्दाश्त की जा रही है, वो भी कि कर्मचारियों ने इसकी मांग की है, ना कि सेंटर ने अपनी मर्जी से ये चीज लागू की। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ जब बना था तो सेंटर बेस पे लागू था, उसके बाद कर्मचारियों की डिमांड थी, पंजाब बेस पे लाया गया और वापस कर्मचारियों की डिमांड है तो लाया जा रहा है। तो इस तरीके से बीजेपी इसको एक कह सकते हैं कि अपना स्टैंड लेके चलिए कि ये कर्मचारियों की मांग है और उसको ये डिसीजन नहीं लिया गया। अमित, अगर सेंट्रल सर्विस रूल्स की बात करें तो इसको लेकर जनता किस तरीके से इनको रूल्स को ले रही है, क्योंकि ये भी समझ रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता ये रूल्स चाहती है चंडीगढ़ में या फिर नहीं? देखिए, जनता की तरफ से अगर बात करें तो जनता इसे पॉजिटिव तरीके से लेती है। इनके पिछले लंबे समय से विश्वास है कि चंडीगढ़ को यूटी का एक स्पेशल दर्जा मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के लागू होने से उनका इंटरेस्ट लिमिटेड था, पर अब सेंटर के लागू होने से डायरेक्टली जो यूटी का दर्जा है वो और ज्यादा हो जाता है। सैलरीज की अगर हम बात करें कि पेशेंट में वृद्धि होती है, नए पेशेंट ऑलरेडी लागू होने शुरू हो चुके हैं, उनके जो भी आ चुके हैं। उसके अलावा हम चलते हैं कि एज वो काफी फर्क देखने मिला कि 27 की एज तक के अब कच्चे मुलाजम पक्का किया है, वो एक फैक्टर है, और कई अलग अलग पहलू उसको और अगर हम देखते हैं कि जो रियायतें हैं, जो सहूलियतें हैं, उन सब से अगर हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों के या लोगों के कई चीजें जिनके काटता उसे विरोध देखने मिल रहा है, पर वो कच्चे मुलाजिम रहते हैं। जैसा हम कह सकते हैं कि जहाँ भी कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग नाखुश होते हैं, तो वही विरोध से हमें दोनों ही चीजें आपके चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में अब बदलाव होते जा रहे हैं और उसी बीच अब चंडीगढ़ भी बदलाव की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर पंजाब सरकार के सर्विस रूल्स लागू थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वहां पर केंद्रीय सर्विस रूल्स लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर आज विशेष विधानसभा सत्र पंजाब में बुलाया गया है और इस सत्र में इस प्रस्ताव को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है और इसके विरोध में कोई बड़ा फैसला पंजाब की भगवंत मान सरकार ले सकती है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम, तालकटोरा स्टेडियम में देश विदेश के छात्रों से होगा संवाद। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। इमरान खान ने फिर लापा कश्मीर राग। और पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज, सीएम भगवंत मान ने कहा सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिखाई जाएगी पूरी कार्यवाही। पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 10 बजे बुलाई विधायकों की बैठक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। गुरुवार को देर रात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के साथ बैठक की और प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर विभाग के आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चयन आयोगों और कई विभागों के बोर्ड अध्यक्ष मौजूद रहे। यूपी में युवाओं को रोजगार देने के संबंध में की गई ये बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सभी सेवा चयन बोर्ड को सीएम योगी ने 100 दिन में 10,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने की कार्रवाई तेजी से की जाए और भर्ती में आरक्षण के नियमों का भी पूरा पालन किया जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक मामले पर भी चर्चा की। आगामी नवरात्रि और रमजान का क्योंकि महीना जारी है, उसको लेकर भी यहां पर बैठक की गई। क्या बातचीत उसमें की गई गृह विभाग के साथ, सीएम योगी ने ये समीक्षा बैठक की और इसमें तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू है और उसके बाद 4 तारीख से रमजान भी शुरू है और इसी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से कल ये बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में अहम रहा और किस तरीके के मुद्दों पर चर्चा हुई? बिल्कुल जाहिर सी बात है मुस्कान, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल को लेकर ये पहली बैठक मानी जा रही है और चयन समिति के साथ तमाम जो जिलाधिकारी हैं, एसएसपी है, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया था और साफ तौर पर सबसे बड़ा फोकस उनका था रोजगार पर। और जिस तरह से पिछले 5 सालों में 4,05,000 नौकरी देने का उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर जो है एजेंडा बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की युवाओं को नौकरी देने की बात कही है और चयन समिति जो कमेटी है उसके साथ बैठक की और साफ तौर पर कहा कि 100 दिन में 10,000 नौकरी देने का वादा कहीं ना कहीं जो उसका टारगेट बनाया जाए और पूरी तरह से पारदर्शिता जो परीक्षा में कराई जाए। जो सरकारी जो विद्यालय है उनको परीक्षा केंद्र बनाया जाए और पैनी नजर रखी जाए कि परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार की चूक ना हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जिस तरह की नकल माफियाओं ने सेंध मारी है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रोजगार की बात की और रोजगार में इन्होंने साफ कह दिया है कि हर चीज में पारदर्शिता, आरक्षण पर ध्यान रखा जाए, सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए और साथ ही साथ जो ब्लैक लिस्टेड विद्यालय है उनको कहीं ना कहीं वो परीक्षा केंद्र बनाया जाए और 100 दिन में लगभग 10,000 नौकरी युवाओं को देने की बात की जाए, उनका सत्यापन समय से करा लिया जाए। इन सब बातों पर बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और जिस तरह से दूसरी बात करें, जो इंग्लिश का पेपर इंटर का दूसरा पेपर जो लीक हुआ था, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि अधिकारी औचक निरीक्षण करते रहे और किसी प्रकार की सेंधमारी ना, परीक्षा केंद्रों में अलग कमरे में अलग से अलमारी बनाई जाए और 1 घंटे पहले ही उस अलमारी का लॉक खोला जाए। इस तरह के निर्देश दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और रोजगार से लेकर परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग दिखाई दे रहे हो। 10,000 नौकरी देने के लिए युवाओं को जल्दी तोहफा दे सकती है उत्तर प्रदेश सरकार और
तमाम बातें को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम बातें कही बैठक पर। कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सबसे अहम चर्चा की गई, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अभी लखनऊ में भी 7 साल की बच्चे के साथ जो रेप की घटना हुई, अभी कल ही की बात है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी एक घटना हुई बच्चे के साथ रेप की। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कानून व्यवस्था पर ज्यादा यहाँ पर फोकस किया गया, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, फोकस की बात की जाए तो सभी चीजों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यान में रखा था, और कानून व्यवस्था हो, चाहे परीक्षा का हो, चाहे रोजगार देने का मामला की जाए, सबको बराबरी से अधिकारी कहे कि अधिकारी को टाइट कर रखा है। और साफ तौर पे 5 सालों में जिस तरह की कानून व्यवस्था का वादा करके उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उसी वादे को लेकर भी लगातार बढ़ रही है। और कानून व्यवस्था के मुद्दे में काफी अहम रोल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानून व्यवस्था का मुद्दा ही लेकर जब दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की, तो सबसे ज्यादा पसंदीदा की बात करें तो एक राशन का जो मुद्दा था वो, और कानून व्यवस्था का मुद्दा, उन सब का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी। और काफी चिंतित भी रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक रहे और अधिकारियों को समय समय पर हटाने का भी। भ्रष्टाचार की बात की जाए, जिस तरह सोनभद्र के डीएम को हटाया गया, गाजियाबाद के एसएसपी को हटाया गया, लापरवाही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की जो नहीं सुनेगा उस पर कहीं ना कहीं गाज गिरेगी, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था इसलिए मुद्दा है क्योंकि जिस तरह से पिछले कार्यकाल में उन्नाव में घटना हुई, सहारनपुर में घटना हुई, और जो तमाम चीज जो बात की जाए और जो घटनाएं हुई उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद है, और उसी को लेकर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए तबादले भी किए जा रहे हैं। और हालांकि डीएम को हटाया गया, सोनभद्र के, गाजियाबाद को हटाया गया, उनको दूसरे डीएम को जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारी को हमेशा निर्देशित करते आए, और गृह विभाग भी इसमें शामिल था बैठक में, और साफ तौर पे कहा कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरी तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। ठीक है, कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। इसी के साथ देखिए कल से नवरात्रि शुरू है और माह रमजान भी जल्द ही शुरू होने वाला है, 4 या 5 अप्रैल से वो शुरू हो जाएगा। उसको लेकर भी यहाँ पर बैठक में तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया गया, समीक्षा की गई, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, रमजान भी है और दूसरी तरफ नवरात्रि का त्योहार भी है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू मुस्लिम का पर्व है, और जाहिर सी बात है आपसी सौहार्द बना रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। और उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ अधिकारियों को निर्देशित किया है, चाहे एसएसपी हो, एसपी हो, या छोटी रैंक के जो पुलिसकर्मी है, उन सबको भी निर्देशित किया गया है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़, क्योंकि जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार की। कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो लोग आसानी से और अपने त्योहार को मनाएंगे। उसको कहीं ना कहीं रमजान जो है उस पर भी ध्यान रखा जाए, और किसी प्रकार का भेदभाव नजर उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया, और साफ तौर पर कहा सभी में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। अधिकारी पैदल गश्त करें, अधिकारी हर चीज को, चाहे मंदिरों की बात की जाए वहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो, मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो, पुख्ता इंतजाम किया, तो सबको बराबर की आंखों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया है, जिला अधिकारी को निर्देशित किया है, कमिश्नर हो, एसएसपी हो, उन सबको निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते, और समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम किए जाए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए जो निर्देश दिए गए, क्या कहीं पर जो पुलिस है उसको बढ़ाया गया है, पुलिस दल को बढ़ाया गया? देखिए, पुलिस समय समय पे जब पुलिस अधिकारियों को पुलिस बल की आवश्यकता होती है तो पीएसी बल है उसको बढ़ाया जाता है, और हालांकि जरूर सहयोग लिया जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में लखनऊ की बात की जाए तो पुराना लखनऊ है, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात होती है, और जो तमाम पुलिस बल हैं जो सुरक्षा में आते हैं उनको भी स्थानीय पुलिस लेकर साथ में गश्त करती है, और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए, मंदिरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि त्योहारों को खुशहाल पूर्वक बनाया जाए। उसको देखकर भी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको बढ़ाने के लिए कहा गया है कि जितनी आवश्यकता लगे जो फोर्स है, चाहे पीएससी फोर्स हो, वज्र दल हो, उन सबको कहीं ना कहीं उसमें लिया जाए, और पूरी तरह से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। और क्या कुछ अहम मुद्दे रहे इसमें अजय चंद्र? देखिए, अहम मुद्दों की बात की जाए तो कंप्लीट ओवरऑल बैठक की बात की जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा, जो पेपर लीक हुआ उसका मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और कानून व्यवस्था का मुद्दा, इन सभी टॉपिकों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, और सब पर कहीं ना कहीं बराबर की नजर, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष
कहीं ना कहीं हमलावर होता रहता है। कानून व्यवस्था वो भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हमला होता रहता है। तो मौका नहीं देना चाहती उत्तर प्रदेश सरकार, और कोशिश ये कर रही है कि सब कुछ सुदृढ़ हो, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को आगे दिया जाए, युवा युवतियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम किया जाए। क्योंकि संकल्प पत्र में जिस तरह से इनको रोजगार देने की ज्यादा से ज्यादा बात कही जा रही है, तो सबको पारदर्शिता के साथ बिना किसी भ्रष्टाचार के नौकरी दे दी जाए, परीक्षा करा दी जाए, तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो सभी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रखे हुए हैं और सभी पे दौर जो है वो बीच बीच में होता रहता है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल की अगर बात करें जितेंद्र, तो उस समय भी रोजगार की गारंटी दी गई थी, लेकिन रोजगार दिया नहीं गया था। हमने देखा जब चुनाव इस बार हुए तो जो जनता है, जो युवा है, खासकर उनका मुद्दा इस बार रोजगार भी रहा कि उनको रोजगार मिलना चाहिए। और इस बार के मैनिफेस्टो में भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने रोजगार को लेकर कहा था कि वो रोजगार देंगे, बात कही थी। पिछले कार्यकाल में बहुत सारे प्रदर्शन हुए। जिस तरीके से युवाओं की बात करें तो युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पकोड़े तले, अलग अलग तरीके के प्रदर्शन किए, अपनी डिग्री हवाओं में लहराई। ये जो प्रदर्शन है उसको लेकर अब योगी सरकार सख्त है और दूसरे कार्यकाल में ना हो, उसको लेकर कौन से ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे लगता है कि अब वाकई युवाओं को नौकरी मिलेगी और युवाओं में हौसला बढ़ेगा? मुस्कान, सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश आ गए, पिछले कार्यकाल की बात है, 4,05,000 नौकरियां दी थी और जिस तरह की लापरवाही अधिकारियों से हुई है उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा था कि आरक्षण के मुद्दे पर जो शिक्षक क्योंकि भर्ती अध्यापक है उनकी भर्ती नहीं पाई, उनका प्रदर्शन हुआ और भी जो संगठन थे उनका कहीं ना कहीं प्रदर्शन हुआ, तो उन सबको ध्यान में रखा जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में साफ कहा है कि आरक्षण का ध्यान रखा जाए और जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीके से कराया, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार इसमें ना हो। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ, उस पर भी कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। आरक्षण के मुद्दे पर पहले कहा गया है और आगे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया कि आरक्षण पर परीक्षा को पुख्ता तरीके से कराई जाए, इन सब पर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने का, और 100 दिन में सबसे पहला, क्योंकि ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो विधायक होंगे, जो मंत्री होंगे, इनके मंत्रियों की 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर कहीं ना कहीं जनता से बात की जाएगी। ये पिछली बार की बात की जाए तो 1 साल पे एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा था, इस बार 100 दिन का तैयार किया गया है कि 100 दिन में एक रिपोर्ट विभाग की तैयार किया जाएगा कि कितना काम हुआ, कितना रोजगार दिया गया। इन सब पर मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार सजग है और इस पर नजर रखी हुई है और 100 दिन बाद जनता को रिपोर्ट सौंपा जाएगा कि 100 दिन में कितना काम हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में। जितेंद्र, अगर कानून व्यवस्था की एक बार फिर से बात करें तो उसकी एक वानगी किस तरीके की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, उसकी वानगी हमें अभी अभी देखने को मिली। जब 12वीं का इंटर का जब पेपर हो रहा था वो लीक हुआ, अंग्रेजी का पेपर था जिसको दोबारा करवाने की बात कही गई है, उसको लेकर कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए 13 अप्रैल को ये परीक्षा होने वाली है और पहली पारी में लगभग ये कहा जा रहा है कि 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें जो भी संलिप्त थे उनको गिरफ्तारी की उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया, लेकिन जल्द ही उस पर पहुंच जाएंगे। 22 लोग यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किए और जल्द से जल्द इस पे मेरा मानना है कि खुलासा भी हो जाएगा। और जिस तरह से पेपर लीक हुआ, ये शायद पहली बार हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में नकल माफियाओं ने सेंधमारी की है और इस सेंधमारी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछली वो जो बोर्ड परीक्षा पिछले साले हुई उन सब में किसी प्रकार की कोताही नहीं की गई, लेकिन इस बार भी हुई। लेकिन ये पहले ही परीक्षा में चुनाव के सरकार के यूं कह सकते हैं कि सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही जो परीक्षाएं शुरू हो गई थी उसमें परीक्षा में सेंधमारी और बिना किसी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के या स्कूल के कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना ये परीक्षा लीक नहीं हो सकती। लेकिन उस पर भी काफी सजगता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है और साफ कहा है कि ब्लैक लिस्टेड कॉलेजों को नहीं बनाया जाए, परीक्षा केंद्र अलग कमरे में अलमारी रखी जाए, 1 घंटे पहले वो अलमारी खुलेगी और साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। तो उस सब पर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है। ये जो निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर अधिकारियों का क्या कुछ मानना है, अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए अधिकारी क्यों हाथ पैर खुले हैं, क्योंकि जो तबादला एक्सप्रेस वो लगातार चालू हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद नजर गए और जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हो, वो सब दौरे और जिस तरह से पेपर लीक हुआ
गुलाब देवी कल खुद परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण करने गई थी और कहीं ना कहीं परीक्षाओं की व्यवस्था देखी और अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया गया कि मौके पर जाएं और वहां पर जहां परीक्षा उनको परखे कि सुदृढ़ तरीके से परीक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। फिलहाल सभी एक्शन मोड में है, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंत्री हो, सभी फिलहाल इस समय एक्शन मोड में है। AK शर्मा हो, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और सभी मंत्री अपने अपने जो उनको विभाग दिए गए उन सब में दौरे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ को तो पुराना विभाग मिला है और कुछ जो नए मिले हैं उन सब की समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। ठीक है, ये जो समीक्षा बैठक है काफी अहम यानी कि रही है बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और जो सामाजिक सौहार्द है उसको बनाए रखने के लिए, त्योहारों को बनाए रखने के लिए। अब इसको लेकर जमीनी जो स्तर है उस पर इस बैठक का कह सकते हैं कि कब तक देखने को मिलेगा तमाम चीजें? देखिए, जमीनी यूं कह सकते हैं कि चीजें सब कब दिखाई पड़ेंगी। कल देर रात बैठक हुई है, अधिकारी एक्शन मोड पे है। कल से नवरात्र का शुरू है, फिर संडे को रमजान शुरू है, माह रमजान शुरू है, तो अधिकारी अब एक्शन मोड पे आएंगे। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है वो मंगाई जाएंगी और साथ ही साथ अधिकारी लगातार आज से एक्शन मोड में ये माना जा रहा है कि लगभग दिखाई देंगे और हर चीज को, क्योंकि सबसे पहले नवरात्र पड़ना है, नवरात्र की सुरक्षा व्यवस्था को देखना है और उसके बाद संडे को माह रमजान है, तो जाहिर सी बात है उनको भी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि कड़े इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि भारी संख्या में नमाज पढ़ने लोग आते हैं, मस्जिदों पहुंचते हैं। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने गुड़ी पाड़वा के मौके पर राज्य के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कोरोना के सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। राज्य में कोरोना के दस्तक के 736 दिनों के बाद सरकार ने सभी प्रतिबंधों को खत्म करने की घोषणा की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अप्रैल गुड़ी पाड़वा के दिन आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ साथ संक्रामक रोग निवारण अधिनियम के तहत कोरोना काल के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कैबिनेट की ओर से प्रदेशवासियों को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने के स्थान पर नए काम की शुरुआत करने का दिन है। पिछले 2 वर्षों से हमने घातक कोरोना वायरस की सफलतापूर्वक उससे लड़ा है और आज ये संकट खत्म होता नजर आ रहा है। उन्होंने कोरोना की लड़ाई के साथ देने के लिए सभी डॉक्टरों, फ्रंटलाइन स्टाफ, पुलिस, नगरपालिकाओं, राजस्व और ग्रामीण विकास एजेंसियों और समग्र प्रशासन के आम नागरिकों का आभार व्यक्त किया। आज दिखाई देता है वह सब मद्देनजर रखते हुए और केंद्र शासन, हमारा जो यहाँ का टास्क फोर्स और यहाँ के लोगों की मांग, ये सब ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि 2 तारीख के बाद जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है, कर्ब्स थे, वो सभी निर्बंध हटा दिए गए हैं। जैसा कि रेस्टोरेंट में 50% लोग ही अलाउड थे, सिनेमा थिएटर में 50% लोग अलाउड थे, बसेस में थे, या बसेस और ट्रेन्स में वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन कंपल्शन था, ये सभी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, जिससे बहुत बड़ी राहत मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को निश्चित तौर पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल 736 दिनों के बाद पूरे प्रतिबंधों को हटाया जाना है और कल से ये जो प्रतिबंध है वो पूरे तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में हट जाएंगे, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने गुड़ी पाड़वा के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है, खासकर मुंबई कर महाराष्ट्र के लिए।
जिन आजादी का इंतजार लोगों को 736 दिनों से था, वह आजादी का दिन अब आ गया है। ऐसे में जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही थी, कोरोना जो है अपना दस्तक दे रहा था, उसमें अब कहीं कहीं लोगों को आजादी है। इसी आजादी के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बताया है कि मुंबई में आपदा प्रबंधन निवारण अधिनियम और संक्रमण अधिनियम के तहत तमाम लगाए गए कोरोना काल के दौरान प्रतिबंध को हटाया जाता है, जिनमें मार्च जैसी सुविधा को भी हटाया जाता है, उसके बाद लॉकडाउन जैसी सुविधा को हटाया जाता है। यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मुंबई की लोकल ट्रेन, मुंबई में तमाम जो धारा 144 लगाई गई थी, वो सारी धाराओं को हटा दिया गया है। यह सभी नियम जो है कल से लागू होगा, यानी कि गुड़ी पाड़वा के मौके से लागू होगा। यानी कि अब अपनी वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पे मास्क लगाएं या न लगाएं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी। हालांकि कोरोना संक्रमण काफी घटा है सत्य प्रकाश, लेकिन कल जिस तरीके से त्योहार है, बाजारों में रौनक होगी, भीड़ होगी, आम जो नागरिक है वो घरों से बाहर निकलेंगे त्योहार मनाने के लिए। क्या ऐसे समय में सरकार को थोड़ा और इसमें जो फैसला है, प्रतिबंध है, उसको थोड़ा और बढ़ाना नहीं चाहिए था? कुछ दिन बाद अगर ये फैसला लिया जाता तो शायद ये फैसला लापरवाही में ना बदलता। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र में खासकर मुंबई कर काफी दिनों से इस इंतजार में थे कि सरकार जो लॉकडाउन का अधिनियम लगाई है उसे हटा दे, क्योंकि उस पे न सिर्फ आर्थिक स्थिति पे नुकसान हो रहा था, बल्कि लोग निजी जीवन में काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। काफी लोगों का ऐसा कहना था कि मास्क लगाना अब जरूरी नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसी तरह से तमाम आपदा प्रबंधन टीम और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकर मीटिंग ली। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह माना गया कि अब मास्क लगाना बेहद जरूरी नहीं होगा। दूसरी तरफ जिस तरह से विदेशों में कोरोना को लेकर धीरे धीरे अब छूट दी जा रही है, उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जून के वक्त में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है, लेकिन आज शक्ति को लेकर इस तरह की व्यवस्था सरकार ने कर रखा है, लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई तमाम जो सुविधाएं हैं उसको पूर्वतः मुहैया करवाने का सरकार ने निर्णय लिया है। कोरोना जब आया था सत्य प्रकाश तो चीन से आया था, और अब भी चीन के कई ऐसे शहर हैं जहां पर पूर्ण लॉकडाउन कोरोना को लेकर लग गया है, और विशेषज्ञ भी चौथी लहर को लेकर लगातार चेता रहे हैं। क्या इसको लेकर, इसीलिए मैंने कहा कि इसको लेकर पाबंदियों में अभी ढील देना क्या सरकार का फैसला सही है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए सरकार के सामने दो बातें हैं। एक तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, दूसरी तरफ मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह से विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, देवेंद्र फडणवीस और अतुल भातखळकर लगातार आक्रामक, विधानसभा से लेकर मंत्रालय के बाहर तक लगातार धरना आंदोलन किया गया। जैसा कि आपने देखा होगा, मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी का धरना हुआ, शराब बंदी को लेकर बीजेपी का धरना आंदोलन हुआ, सभाएं करने के लिए बीजेपी का आंदोलन हुआ। तो जाहिर तौर में यह भी सरकार के ऊपर एक दबाव है कि सरकार चाहती है कि जो है सर्वसम्मति से और तीनों दलों को लेकर सरकार चले। लेकिन बीजेपी का एकमेव टारगेट है कि किस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार गिरे और उनकी सरकार बने। तो जाहिर तौर पर सरकार इस निर्णय को लेते हुए तमाम तरह के प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। ठीक है सत्य प्रकाश, जिस तरीके से निर्णय हटाए गए हैं, इसको लेकर जनता अब किस तरीके से इस फैसले को देख रही है? देखिए, जैसे ही ये लोगों को पता लगा कि अब मुंबई में मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा, लॉकडाउन जैसी जो व्यवस्था लगाई गई थी वो खत्म हो गई है, होटल में जो 50% लोगों को काम करने की सुविधा थी वो खत्म कर दिया गया है, स्विमिंग पूल में आप जा सकते हैं। खासकर मुंबई की लोकल में आप सफर करने के लिए जिस तरह से बताया गया है, कोरोना की दोनों डोज होना जरूरी था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। आप अपनी स्वेच्छा से कभी भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं मुंबई करों के लिए बड़ी राहत, बड़ी बात है। लेकिन जिस बात का इंतजार लोगों का था कि मास्क हटा दिया जाए, क्योंकि मास्क लोग नहीं लगाना चाहते थे। आपने देखा होगा कोरोना की तीसरी लहर के दौरान भी काफी लोग ऐसे थे जो बाजारों में ऐसे घूमते नजर आते। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।